फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। हमारे जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये इसका पार्ट नंबर 22 है। इससे पहले 21 तक इसके पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको मैंने सेपरेट ना प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे गए हैं। ओके बच्चों, हाँ तो देखिए आज है पार्ट नंबर 22, जिसमें हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस है जो हमारा रेलवे का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए सीरीज़ हमारे रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं सभी के लिए ही काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, और जो है आपको जो ये स्टडी मटेरियल जो है आपको जो PDF की फॉर्म में क्वेश्चंस चाहिए, तो जो मैंने क्रैश कोर्स चला के रखी है मेरी वेबसाइट pharmamsq.in पर, है ना। तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ में PDF अवेलेबल है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही आपको यूज़फुल रहेंगे। चलो देखो क्वेश्चन, देखो हमारे क्वेश्चन to rate determining steps in the absorption of drugs from orally administered formulations, है ना। तो जो orally administered formulations होती है बच्चों, उसमें कह रहे हैं 2 rate determining RDS rate determining steps in absorption of drug बताना है आपने। कह रहे डिसइंटीग्रेशन और डिसएग्रीगेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब जो टेबलेट्स होते हैं ग्रैन्यूल्स में मतलब टूट जाती है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, वो डिसएग्रीगेशन होता है। डिसोल्यूशन एंड परमेशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन एंड परमेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। भाई देखो 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स जो होते हैं ना बच्चों, वो हमारा होता है क्या, डिसोल्यूशन होता है और परमिएशन होता है अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, है ना। देखो डिसोल्यूशन और परमिएशन, देखो डिसोल्यूशन जो होता है बच्चों, डिसोल्यूशन जो होता है ये डेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसके लिए, हमारे जो लिपोफिलिक ड्रग होती है ना, लिपोफिलिक ड्रग के लिए। बच्चों अगर आपसे कहेंगे डेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे, भाई डिसोल्यूशन है, क्योंकि देखो वो परमिएबल तो इजीली हो जाएंगे, वो लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक ड्रग आपको पता है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, तो ये परमिएट मतलब मेम्ब्रेन को तो क्रॉस इजीली कर जाएंगी, बट डिसोल्यूशन इनके लिए डिटरमाइनिंग स्टेप्स हो गया, है ना। और जो आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है ना बच्चों, उनके लिए आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, परमिएशन, क्योंकि देखो वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है, तो इजीली डिसॉल्व तो हो जाएंगी, डिसोल्यूशन तो उनका इजी हो जाएगा, बट उनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उनका परमिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिपोफिलिक ड्रग के लिए कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए कौन सा, तो याद रखोगे। तो लिपोफिलिक ड्रग जो है लिपिड सोल्यूबल है भाई, ये ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएंगी, तो इनका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसोल्यूशन होता है, और हाइड्रोफिलिक ड्रग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा परमिएशन होता है। 2 बातें याद रखना, है ना। और ये दोनों डिसोल्यूशन और परमिएशन हमारे लिए क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। समझ आया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल जी ड्रग। भाई शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग आती है, मैंने आपको GMS से याद करना बता रखा है। जो भाई मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल जी के अंडर आती है ना। तो देखो हाइडेंटोइन इट्स डेरिवेटिव इट्स सोल्ट्स एंड इट्स मतलब हाइडेंटोइन इट्स सोल्ट्स इट्स डेरिवेटिव एंड देयर सोल्ट्स हिपैरिन बार्बिटूरिक एसिड या लैबिटोल। तो भाई हमारा हाइडेंटोइन जो फेनिटोइन होता है ना, 5,5 डाइफेनाइल हाइडेंटोइन होता है, फेनिटोइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है बच्चों, उसकी बात हो रही है, तो वो शेड्यूल जी में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ग्लूटाथायोन क्या है। भाई ग्लूटाथायोन कहाँ पढ़ते हो, देखो जो आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बच्चों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, है ना। तो उसके आप फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो। फिर तो फेज 2 रिएक्शंस बच्चों हमारी जो होती है उसमें डिफरेंट कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, जैसे कि आपका सल्फेट कॉन्जुगेशन, है ना, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन, ये ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो होता है ना, ग्लूटाथायोन, है ना, वो ग्लूटाथायोन है। तो कह रहे ग्लूटाथायोन क्या है, कह रहे ट्राइपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है,
एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, तो अमीनो एसिड नहीं होता ये। क्या थायोल कंटेनिंग विटामिन मोइटी यूज्ड इन एंटीऑक्सीडेंट, तो ये भी नहीं होता, तो बोथ का तो मतलब ही नहीं है। तो बच्चों ट्राईपेप्टाइड होता है, क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड होता है ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड आर डिटॉक्सीफायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये क्या ट्राईपेप्टाइड होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 अमीनो एसिड्स है इसमें, केमिकल ग्लूटाथायोन कहते हैं, गामा ग्लूटामाइल सिस्टिनाइल ग्लाइसिन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड। बच्चों देखो न्यूक्लियोटाइड, देखो हमारा जैसे डीएनए होता है, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ये इसकी जो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। जैसे कि आप पढ़ते हो भाई अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनते हैं, है ना, इसी टाइप से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं आपस में हमारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ रखे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड, सल्फाइड, हाइड्रोजन, फॉस्फोडाइस्टर या बोथ। भाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, कौन सा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखेंगे हम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आयनाइज्ड ड्रग आर कंसंट्रेटेड इन। बच्चों देखो जो आयनाइज्ड ड्रग होती है ना, वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्या होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो कहाँ पर कंसंट्रेट होंगी, ब्रेन, लीवर, यूरिन या ब्लड, तो भाई यूरिन हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी ड्रग होती है वो नॉन आयोनाइज्ड होनी चाहिए, और बच्चों एक्सक्रीशन के लिए हमारी ड्रग आयोनाइज होनी चाहिए, याद रखना। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो इसका छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाला भी है, सॉल्वेंट्स जो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के जो सॉल्वेंट्स है ना उसका। ओके, तो चेक कर लेना उसको। प्रोटोफिलिक है ना, मतलब कि प्रोटोफिलिक मतलब जैसे हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन लविंग, है ना। देखो एक तो प्रोटोजेनिक होते हैं, प्रोटोजेनिक जो होते हैं जनरेट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, है ना, H+ आयन को डोनेट करेंगे, मतलब कि वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। एसिड्स हमारे प्रोटोन डोनर होते हैं, आप पढ़ते हो, है ना, ब्रोंस्टोलोवरी कंसेप्ट में एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर, बेस, प्रोटोन एक्सेप्टर। तो ये जो प्रोटोजेनिक होते हैं वो तो एसिडिक होते हैं, प्रोटोफिलिक होते हैं ये बच्चों बेसिक होते हैं इन नेचर, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है ना, तो बेंजीन, देखो बेंजीन है आपका C6H6 से इसको रिप्रेजेंट करते हो ना, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। देखो ये दोनों तो बच्चों ए प्रोटिक में आते हैं, कि क्या होते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, मतलब ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, ये ए प्रोटिक है, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमारा किस में आता है, प्रोटोजेनिक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्रोटोजेनिक में आ जाएगा, है ना, प्रोटोन जनरेट करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं, है ना, एसिडिक जो होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक तो इसमें कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है इसमें से प्रोटोफिलिक, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है ना। देखो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स देखिए बेसिक होते हैं नेचर में, प्रोटोन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी होता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये, यूज टू डिजोल्व एसिडिक एनालाइट को डिजोल्व करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में पायरिडीन आ जाएगा, डाइमिथाइल फॉर्माइड आ जाएगा, किसमें, प्रोटोफिलिक में। नेक्स्ट देखो फिंगरप्रिंट रीजन फॉर IR जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी है उसमें फिंगरप्रिंट रीजन आप लोगों ने बताना है। तो 4 ऑप्शंस है, तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन सी 400 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, जैसे व्हेन UV लाइट फॉल्स ऑन ए मॉलिक्यूल, कह रहे जब अल्ट्रा वोलेट जो लाइट होती है वो एक मॉलिक्यूल पे फॉल होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक्साइटेशन होगा बॉन्ड्स का, न्यूक्लियस का, मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विच डिस्क्राइब एज इम्यूनो एसिड, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड जो क्या इम्यूनो एसिड होता है। तो भाई हमारा देख लो ये 4 ऑप्शन है, प्रोलाइन होता है, प्रोलाइन किस में आता है आपका जो है इम्यूनो एसिड में आता है, क्या होता है, इम्यूनो एसिड, है ना। चलो भाई लाइसिन, HAL, हिस्टीडीन, HAL, इसमें L लाइसिन होता है जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड में आता है। टायरोसिन भाई हमारा एरोमेटिक में चला जाएगा, है ना, ल्यूसिन दिया, बाकी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इम्यूनो एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कुलेटिंग RAS सिस्टम। तो RAS का फुल फॉर्म भी भाई आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, रैनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, और अगर RAAS रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है तो उसके बारे में ट्रू बताना है कौन सा है। कह रहे हैं ACE, बच्चों ACE की फुल फॉर्म भी अभी एक एग्जाम में पूछी हुई थी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखो क्या होता है,
हमारा जो रैनिन होता है, रैनिन है ना, तो किडनी में जैसे सेल से रैनिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। अब एंजियोटेंसिन 1 पे हमारा एस एंजाइम काम करेगा और क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, देखिए चारों ऑप्शंस में ए सी ई एंजाइम की बात हो रही है, तो ए सी एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाता है, ये याद है हमें, बिल्कुल याद है। तो देखो अब ऑप्शन देखो, कह रहे हैं कि ए सी डाइपेप्टाइड दैट एक्ट ऑन कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ ए एंजियोटेंसिन 1 टू जनरेट एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 1 से 2, इसमें भी 1 से 2, लेकिन इसमें एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, तो ये ऑप्शन तो काट दोगे, है ना, क्योंकि ये क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, तो वहाँ पर तो हमारा रैनिन काम करेगा। क्या काम करेगा, रैनिन काम करेगा, है ना, तो ये काट दिया हमने। तो देखो ये ट्राईपेप्टाइड नहीं होता और ये अमीनो टर्मिनल पे काम नहीं करता, ऑप्शन ए हो जाएगा। एस क्या है, ये होता है डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइड, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारा एस है, लिख दूँ यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो देखिए आपका जो एस होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज याद रखना। ठीक है, तो क्या डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है और ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा, याद रखेंगे, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, समझ आ गया क्या है, डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। तो अभी इसमें आंसर हमारा निकल के आ गया क्या, ऑप्शन जो है हमने 1 बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस में, देखो इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपको दिए हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए मैंने आपको कौन सा बताया हुआ है भाई, मैंने आपको ये टोटल कितनी होती है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन, 5 होती है, GAMED से याद रखते हो, गेम्ड है ना, तो इनके आगे IG लगा दो, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ऐसे याद रखते हो आप गेम्ड से, है ना। तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बच्चों आपकी होती है IgE होती है ना, कौन सी याद रखते हो, IgE, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। तो आपको पूछे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, तो आपके IgE। सिक्रेशंस में कहें, सिक्रेशंस में आपकी IgA होती है, टीयर्स में, है ना, तो सिक्रेशंस जो भी होते हैं उनमें आपका IgA इन्वॉल्व होता है। ठीक है, IgG प्लेसेंटा को क्लोज करती है, और जो मेजर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है सीरम में अबाउट 80% तक आपकी IgG होती है, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है, IgG, है ना। और IgM जो है ये पेंटामर की फॉर्म में होती है ना। ठीक है, IgM जो है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो गया। जैसे NVISA इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, तो NANVISA तो रेगुलेटरी बॉडी कहाँ की, USA, जापान, ब्राज़ील या पोर्टुगल। तो देखो आपका जैसे इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारा CDSCO होता है, ऐसे ब्राज़ील में ना ये NVISA होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइट फॉर फेज 2 रिएक्शंस, तो मैंने आपको फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस बताई, है ना। तो फेज 2 जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो नॉन पोलर ड्रग होता है पोलर में कन्वर्ट होता है ना। लिपोफिलिक ड्रग होता है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई हाइड्रोफोबिक ड्रग हमारा मतलब कि हाइड्रोफोबिक जो है लिपोफोबिक में कन्वर्ट होता है, मतलब इनको इस तरीके से बोल सकते हैं हम, है ना। तो मतलब कि जो हमारा जो है ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होगा ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, हमारा यूरिन पोलर होता है ना। ठीक है, तो फेज 2 इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती हैं, है ना। फेज 1 में हमने पढ़ा है कि भाई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन होती है। फेज 2 में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस पढ़ते हो, जैसे कि फेज 2 में आपका जो है एसिटाइलेशन आता है, मिथाइलेशन आता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है, आपका ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होता है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है, ये सब आती है। ओके, तो कह रहा है साइट फॉर फेज 2, देखो फेज 2 रिएक्शन से होती है आपके साइटोसोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है
प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। बच्चों देखो गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें या तो आपकी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है या फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो होता है दैट इज एडजॉर्प्शन, और गैस लिक्विड का होता है पार्टीशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल गैस क्रोमेटोग्राफी का आपसे पूछा हुआ है तो भाई दोनों हो सकते हैं, पार्टीशन भी एडजॉर्प्शन भी, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल्स इन हार्ट आर ऑफ विच टाइप। बट जो हार्ट होता है हमारा उसमें कौन से टाइप के कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं आप लोगों ने बताना है। लिगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, एंजाइम गेटेड, आयन गेटेड। तो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भाई हमारे सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन या ऑल। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन बच्चों फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स का बाई लेयर होता है, क्या होता है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। बच्चों एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि आपका केराटिन होता है, हेयर्स में, नेल्स में केराटिन प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चरल में आता है। एक्टिन मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों देखो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हमारी प्रोटीन परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसा केराटिन हो गया, है ना, तो केराटिन किस में आएगा, हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आ जाएगा। एंजाइम में कैटालिटिक प्रोटीन्स में हेक्सोकाइनेज आ गया। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन आ गया। हार्मोनल प्रोटीन में इंसुलिन आ गया। कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन में ये जो है ग्लूटिलिन, ओवेल्ब्यूमिन हो गया। जेनेटिक प्रोटीन्स में न्यूक्लियो प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट देखो साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट हार्मोन रेगुलेटर है, साइटोटॉक्सिक मीडिएटर, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, एंजाइम्स। देखो साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था जो हमारा ऑक्सिन होता है ना, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है। ये सारे हमारे क्या है, 5 के 5 क्या है, फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कराते हैं, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्लांट हॉर्मोन्स है ये, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इनको बोलते हो। नेक्स्ट है मोर्फिन शोज इट्स एक्शन बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर, है ना। तो देखिए ओपियोइड के रिसेप्टर में आप म्यू पढ़ते हो, कप्पा पढ़ते हो, डेल्टा पढ़ते हो, ये आपके ओपियोइड के रिसेप्टर याद रखना, तीनों होते हैं, है ना। तो बच्चों मोर्फिन जो होता है इसका जो एक्शंस होता है बाय मेनली जो है ये म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है ना। कौन से रिसेप्टर पे, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा म्यू रिसेप्टर्स पे। नेक्स्ट है इंडियन जिनसेंग इज सिनोनिम। तो इंडियन जिनसेंग किसका सिनोनिम है, विदानिया सोमनीफेरा, जिंगो बाइलोबा, एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा या नन। तो इंडियन जिनसेंग जो होता है किसको बोलते हैं, अश्वगंधा को बोलते हो। अश्वगंधा का सोर्स है विदानिया सोमनीफेरा, सोलेनेसी फैमिली होती है ना। अश्वगंधा इसे बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। ओके, नेक्स्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, रॉबर्ट कोच, गैलन, पोल एल्ड्रिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारे जो ऑप्शन सी है, पोल एल्ड्रिच को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जैसे पेरिफेरल एंड सेंट्रल एमिसिस इज कोज्ड बाय, है ना। तो एमिसिस कराएगी जो हमारी कोई एमिटिक होगी, है ना, वही एमिसिस जैसे कि आप पढ़ते हो आईपी का एक सिरप होता है वो भी आपका एमिटिक होता है। तो इसमें पेरिफेरल सेंट्रल एमिसिस कराता है कौन, एपोमोर्फिन, कॉपर सल्फेट, डिजिटालिस सर्गोट। तो हमारा एपोमोर्फिन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोजेनिक सोलवेंट। तो प्रोटोजेनिक वही जो प्रोटोन जनरेट करेंगे, मतलब कि प्रोटोन को डोनेट कर सकता है, मतलब कि जो एसिडिक होते हैं इन नेचर, है ना। प्रोटोजेनिक सोलवेंट्स होते हैं जैसे कि H2SO4 आ जाएगा इसमें, है ना, एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, नोट नहीं है ना, वाटर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, CCl4। भाई CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये प्रोटोजेनिक नहीं होता। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है तो प्रोटोजेनिक के बारे में लिखा हुआ, एसिडिक होते हैं, क्विकली डोनेट करेंगे प्रोटॉन्स को, यूज टू डिसोल्व बेसिक एनालाइट्स, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सब आ जाएंगे। अच्छा, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विन। तो फेज जो क्लिनिकल ट्रायल्स की डिफरेंट डिफरेंट फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, है ना। तो फेज 4 जो है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वे। अब ना ड्रग मार्केट में आ गई है, फेज 3 के कंप्लीशन के बाद जो होती है NDA फाइल किया जाता है, न्यू ड्रग अप्रूवल, उसके बाद जो है ड्रग मार्केट में आ जाती है। तो फेज 4 को बच्चों पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर स्टॉप कोडोन। भाई स्टॉप कोडोन के नाम कौन कौन से हैं, UAA होता है, UAG, UGA, UAA होता है,
AG होता है, UGA होता है, UGG नहीं होता है ना। सारे के सारे स्टॉप कोडोन है, एक को छोड़ के, ऑप्शन बी को छोड़ के। नेक्स्ट, डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी एंटीबॉडी कौन सी, IgM होती है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस कराती है, ऑप्शन ए हो जाएगा IgM। जैसे टिंडलाइजेशन इस, तो आप पाश्चराइजेशन मतलब कि सॉरी स्टरलाइजेशन जब पढ़ते हो तो उसमें आपका टिंडलाइजेशन भी आता है। तो टिंडलाइजेशन में क्या करते हैं हम, हीटिंग द मीडियम एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड, तो ये तो आपका पाश्चराइजेशन में जो आप होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड पढ़ते हो ना, मिल्क के लिए जो पाश्चराइजेशन होता है ना, तो फ्लैश मेथड में होता है ये 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर आपका 15 सेकेंड्स के लिए ना, तो ये इसमें नहीं आएगा। हीटिंग और ये 68.2 डिग्री सेल्सियस, ये आपका होल्डर मेथड आता है मिल्क के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, हीट करेंगे मीडियम को 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए ऑन 3 सक्सेसिव डेज। ओके, टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट है थायराइड एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर आर ऑफ द डैश टाइप, थायराइड और स्टीरॉयड रिसेप्टर कौन सी टाइप के हैं, कह रहे वोल्टेज गेटेड लिगैंड गेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर GPCR, तो ये हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर में आते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आई ड्रॉप्स डिफर फ्रॉम पेरेंटल प्रेपरेशन, तो आई ड्रॉप्स जो होता है डिफर करती है पेरेंटल प्रेपरेशन से, कैसे डिफर करती है आई ड्रॉप्स, है ना। देखो स्टेरिलिटी तो स्टीराइल तो होनी चाहिए भाई, हमारी पेरेंटल प्रेपरेशन भी स्टीराइल होंगी, आई ड्रॉप भी होंगी, पार्टिकुलेट मैटर भी भाई इनमें नहीं होने चाहिए ना, आइसोटोनिसिटी भी होनी चाहिए, पायरोजेनिसिटी, हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन पायरोजन फ्री होती है, पायरोजन टेस्ट उनके लिए जरूरी होता है, बट आई ड्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है ना, तो डिफर करती है कैसे, ऑप्शन सी पायरोजेनिसिटी। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब आप लोगों ने बताना है, कह रहे बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कह रहे एक्टिव साइट से तो बच्चा आपका कॉम्पिटिटिव जो बाइंडिंग होता है, कॉम्पिटिटिव जो होता है ना वो एक्टिव साइट से जो है बाइंड करता है, कॉम्पिटिटिव के केस में होता है। बाइंडिंग ऑफ साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑन द सेम एंजाइम, तो ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग में यही होता है कि एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट से बाइंड होगा, और वो दूसरी साइट को एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं उसको, जिससे क्या होगा दूसरी एलोस्टेरिक साइट बाइंड होके जो एक्टिव साइट है उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, जिससे कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर पाता, तो यही एलोस्टेरिक बाइंडिंग होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे बाइंडिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या बाइंडिंग टू इंडिजिनियस सबस्ट्रेट, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नहीं सर, GC इज 50% स्ट्रोंगर बेस पेयर एज कम्पेयर टू ATY, देखो जो है आपका GC मतलब ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बेस पेयरिंग होती है, जो आप डिफरेंट हमारे जो बेस पढ़ते हैं, है ना, प्यूरिन बेस है, पिरिमिडिन बेस है, एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन बेस है, साइटोसिन थायमिन पिरिमिडिन बेस है ना, तो ये बेस पेयरिंग इनमें होती है, तो एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं, तो कह रहे हैं GC जो है इन दोनों का मतलब कि 50% स्ट्रोंगर बेस पेयर होता है एज कम्पेयर टू AT, क्यों होगा ही, वैसे भी क्यों नहीं होगा भाई, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख के पता लग रहा है, तो क्यों है ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग बेस पर, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसीलिए तो है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें कोई चक्कर नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस का चक्कर नहीं है, GC फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बट AT फॉर्म 2, यही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है GC जो ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन द एडेनिन थायमिन बेस पेयर, दिस इज बिकॉज ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन द बेस, जबकि एडेनिन थायमिन बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, जैसे रेंज ऑफ विजिबल लाइट, देखो आप पढ़ते हो UV विजिबल की रेंज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, UV विजिबल की हम पढ़ते हैं 200 से लेके 800 nm पढ़ते हैं, है ना। अभी आपने 200 से लेके 800 nm याद कर रखा है, अभी यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर में दे रखा है ना, ये है आपका UV विजिबल की पढ़ते हो, UV विजिबल है कि नहीं, UV विजिबल। तो बच्चों आपसे पूछा क्या है UV का, तो UV का होता है 200 से लेके 400 nm होता है UV के लिए, है ना, सॉरी आपसे पूछा विजिबल के लिए, UV के लिए आपका शुरू का होगा UV वाला 200 से 400 हो गया, विजिबल 400 से 800 होता है, विजिबल क्या होता है 400 से 800 विजिबल होता है, ठीक है, 400 से 800, तो ये आपका NM में है, आपको माइक्रोमीटर में दिया है, तो आपने NM को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे भाई, ये नैनोमीटर है 10⁻⁹ जो होता है, ये माइक्रोमीटर 10⁻² जो होगा -12 माइक्रो मतलब कि 10⁻⁶ है ना, ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें जो है आपका ये हो जाएगा 400 से 800 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन जो है आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, क्योंकि ये है आपका नैनोमीटर और ये माइक्रो, तो मतलब कि 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.4 से 0.8 माइक्रोन में हमसे ना माइक्रोमीटर में ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड टू ए क्रोमोफोर कोज शिफ्ट। भाई डबल बॉन्ड ऐड होने से क्रोमोफोर में कोई डबल बॉन्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होगा या कम की तरफ। तो मतलब कि इसमें हिप्सोक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, हाइपोक्रोमिक तो इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है, बैथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक जो है आपका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की जाएगा शॉर्टर की तरफ। तो डबल बॉन्ड ऐड होता है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है गोज टू लॉन्गर वेवलेंथ, है ना। तो इसको रैड शिफ्ट भी कहते हैं या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ ना आ रहे हो तो मैंने यूवी का वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, वो वीडियो देख लेना, है ना। तो आपको जो है मिल जाएगा वो ये रेलवे वाली जो है प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, है ना। रेलवे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ही मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ऑप्शन सी, उसमें मैंने सारा अच्छे से आपको समझाया हुआ है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज IR सोर्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR जो रेडिएशंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं, ड्यूटेरियम लैंप, नर्नेस्ट ग्लोवर, न्यूमेटिक सेल्स या टंगस्टन लैंप। तो नर्नेस्ट ग्लोवर होता है, क्या होता है नर्नेस्ट ग्लोवर, ऑप्शन बी, है ना। तो IR के सोर्स हमें इंकैंडेसेंट लैंप, नर्नेस्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स और मरकरी आर्क आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटरमाइन बाय डैश स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों IR से डिटरमाइन किया जाता है, किससे, IR से, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी IR, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस। के बारे में कौन सा गलत है भाई। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। ये होता है ग्लाइकोलिसिस में, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ओके, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कह रहे इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। बिल्कुल सही है भाई, एरोबिक में तो हमारा बन गया पायरुविक एसिड, एनारोबिक एसिड में मैंने आपको क्या बताया लैक्टिक एसिड बन जाएगा। कह रहे इट इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। आपने क्या बताया बच्चों, गलत। फिर कह रहे लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक। भाई एरोबिक में लैक्टेट नहीं बनता, लैक्टेट बनेगा एनारोबिक में, है ना। एरोबिक में बनेगा आपका पायरुविक एसिड। तो इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फंक्शन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। भाई देखो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा भाई, अल्कोहल को कन्वर्ट, देखो आपका जो इथाइल अल्कोहल आप पढ़ते हो, है ना। इथाइल अल्कोहल से जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज काम करता है, किसमें कन्वर्ट कराएगा, एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। अब एसिटल्डिहाइड पे आपका एंजाइम करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये करा देगा एसीटेट में कन्वर्ट करा देगा, एसीटेट से बच्चों आपका CO2 + H2O बन जाता है ना। तो देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, आपका जो अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा रहा है, तो करेगा टॉक्सिक अल्कोहल को डाईहाइड्रेट वोट्रामाइड में कन्वर्ट ना करा के ऑप्शन ए करेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड पे एक्ट करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, है ना, जो कन्वर्ट करा देगा किसमें, एसीटेट में। एसीटेट से फर्दर CO2 + H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या, केमिकल शिफ्ट इन NMR इज एक्सप्रेस्ड एज, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो केमिकल शिफ्ट होती है उसको ना डेल्टा से एक्सप्रेस किया जाता है, इससे डेल्टा से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ए हो गया। बाकी देखो इसमें लैम्डा तो आपका जो वेवलेंथ होता है ना बच्चों, वेवलेंथ को लैम्डा से एक्सप्रेस किया जाता है वेवलेंथ को। HZ हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो भैया एंटीबॉडी में क्या क्या है भाई, देखो एंटीबॉडी जो होती है इसमें क्या होता है, कह रहे हैं 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 हैवी चेन्स होती है, 2 लाइट चेन जॉइन टू फॉर्म वाई शेप। देखो वाई शेप आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है, वाई शेप होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये एक्स शेप वाला तो ऑप्शन काट दो, वाई शेप होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होते भाई, 3 वाला ऑप्शन काट दो, ऑप्शन ए बच गया आपके पास। तो 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 तो हैवी चेन्स होती है इसमें और 2 बच्चों लाइट चेन्स होते हैं। ध्यान रखना क्या है, 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स होती है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं टू फॉर्म ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। ध्यान रखोगे ऑप्शन ए। चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया।
नेक्स्ट डैश इज अ 15 कार्बन इंटरमीडिएट इन मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड जो पाथवे है उसमें 15 कार्बन का इंटरमीडिएट कौन सा होता है? जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, 3,3 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, स्क्वालिन पायरोफॉस्फेट। तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट इज 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर। कीटो शुगर मतलब कीटोन ग्रुप होगा इसमें। देखो जो आपके जो शुगर्स होते हैं, आप जो पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स पढ़ते हो, है ना। मोनोसैकेराइड्स को ना अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप जो क्लासीफाई किया गया कि भाई अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको एल्डोज कहते हो, है ना। अगर कीटोन ग्रुप है तो उन्हें क्या कहते हो? कीटोज कहते हो, ठीक है। तो आपकी कीटो शुगर कौन सी जिसमें कीटोन ग्रुप है? जाइलोज, टेलोज, राइबुलोज, एलोज। तो बच्चों राइबुलोज जो होता है ना, राइबुलोज 5 कार्बन वाला पेंटोज होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है। जो राइबोज होता है वो तो एल्डिहाइड है। जो राइबोज है बच्चों, जो आपके राइबोज जैसे किस में प्रेजेंट है हमारा? आरएनए में, या डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पढ़ते हो तो ये पेंटोज होते हैं शुगर्स जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में जो प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन सी शुगर? पेंटोज। डीएनए में राइबोज और आरएनए में डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, ठीक है। तो पता ही आपको। तो राइबोज जो बच्चों ये तो आपका क्या है? एल्डोज है। क्या है? एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। और जो आपका राइब्यूलोज है ना, राइब्यूलोज ये क्या है? कीटोज है, इसमें कीटोन ग्रुप है। याद रहेगा भी। तो ऑप्शन जो है सी हो गया। राइब्यूलोज जो है हमारा कीटो शुगर है। नेक्स्ट है ओंडानसिट्रोन इज यूज फॉर। ओंडानसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। 5-HT3 का क्या होता है बच्चों? एंटागनिस्ट होता है। किसके लिए यूज करते हो? साइजोफ्रेनिया, पार्किंसन डिजीज, एंटी कैंसर इंड्यूस्ड, हाँ एमएसएस के लिए। भाई एंटी एमेटिक ड्रग है हमारा, तो एंटी कैंसर एजेंट जो है वो एमएसएस इंड्यूस कराते हैं ना, तो उसके लिए ओंडानसिट्रोन दिया जाता है। 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 7.65। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.95 या 76.5। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 7.65 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेलेवनोव्स टेस्ट। भाई सेलेवनोव्स रिएजेंट जो है हमारा, सेलेवनोव्स टेस्ट किसके लिए होता है? कीटोहेक्सोज के लिए। कीटोहेक्सोज जैसे कि हमारा क्या है? फ्रक्टोज के लिए होता है ना। फ्रक्टोज बच्चों इसके साथ चेरी रेड कलर देता है। कौन सा? चेरी रेड कलर देता है। तो इसका जो रिएजेंट होता है उसमें क्या होता है? रिसोर्सिनोल होता है इन HCl। तो देखो ऑप्शन देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर एसिटेट नहीं होगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, हमारा रिसोर्सिनोल होता है इसमें HCl में। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग और नाम आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो ये नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये मेजर सेल वॉल कंपोनेंट हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस BBB। ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी ड्रग क्रॉस करेगी तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। क्या है रिक्वायरमेंट? लिपिड में सोल्यूबल होनी चाहिए, लिपोफिलिक होनी चाहिए बच्चों वो ड्रग, यही प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। नॉन आयोनाइज्ड एंड लिपोफिलिक ड्रग होती है बच्चों, वो BBB को क्रॉस करेगी। लिपोफिलिसिटी बच्चों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेडनेस इज टमाटोज ड्यू टू, भाई टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये टमाटर जो है लाल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकोपिन, ओके। बाकी लोसोन हमारा जो है हेना में प्रेजेंट होता है ना, लोसोन। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स डिक्रीज बाय। तो जिलेटिन कैप्सूल्स की सोलिबिलिटी को डिक्रीज कराएगा कौन? फ्यूमेरिक एसिड, फॉर्मलिन, टेट्राडाइऑक्साइड, ऑल। तो हमारा फॉर्मलिन होता है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रोचे फ्रैबिलेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व करता है। देखो फ्रैबिलिटी की टेस्टिंग के लिए रोचे फ्रैबिलेटर यूज़ किया जाता है, जिसमें टेबलेट को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। और जो प्लास्टिक चैम्बर जो रोटेट करता है 25 RPM, 4 रिवोल्यूशन, इसमें 4 मतलब कि रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, और 4 मिनट के लिए 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन 4 मिनट के लिए रिवॉल्व करता है, तो 100 रिवोल्यूशन टोटल हो जाते हैं ना। तो ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट देखो क्यू फीवर इज कोज्ड बाय। क्यू फीवर कौन कोज कराएगा? कोक्सिला बर्नेटिक, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बैसिलस क्विलिया ई,
फिश लियोनी। तो क्यू फीवर कोज कराता है हमारा ऑप्शन ए कोक्सिला बर्नेटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हो गए 50 क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वाई शेप स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है ना। तो अभी देखो इसमें इट कंटेन 2 लाइट चेन, इट कंटेन 2 हैवी चेन्स, इट कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड या ऑल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।